नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत में। और आज मैं खड़ा हूँ बागपत जनपद के गांव निम्बाली में। और गांव निम्बाली में विशांत धामा जी के घर, जी हाँ, जो यूक्रेन में फंस गए थे और यूक्रेन में रहकर के वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। जो विशांत धामा जी हैं वो यूक्रेन में MBBS तृतीय वर्ष के छात्र हैं। अभी जैसा कि आप मेरे पिछली तरफ देख पा रहे होंगे कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ में उनके मित्र भी आए हुए हैं कुछ, और उनके बाबा जी हैं। तो आइए जानते हैं विशांत धामा जी से कि यूक्रेन में क्या हालात हैं और उन हालातों के बीच में वो किस प्रकार से संघर्ष करते हुए यहाँ पर अपने परिवारजन तक पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो बैठे हैं ये हमारे साथ ये हैं विशांत धामा जी, जो यूक्रेन में फंस गए थे और अब परिवारजन के साथ बैठे हैं। और इनके राइट हैंड में यहाँ पर बैठे हैं विशांत जी के बाबा जी। और इस तरफ अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये बैठे हैं विशांत जी के चाचा जी। और यहाँ पर हैं विशांत जी के जो भाई हैं, यानी कि सभी परिवारजन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। जी आपका नाम? शेर सिंह जी, शेर सिंह जी। तो जैसा कि अब विशांत सकुशल घर वापस आ गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। आगा बढ़िया, अच्छी बात है। सभी के बच्चे आने चाहिए, हम तो ये बात चाहते हैं। तो जैसा बेटा घर आ गया है, तो इसमें आप सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आते हो इस बात को, तब यू हो जाता। सरकार ने तो बढ़िया ही करा जी, बहुत बढ़िया करा सरकार का। होना भी चाहिए सरकार, ये इसका ही होनी चाहिए सरकार, गवर्नमेंट। और बहुत ही बढ़िया करा जी। सबके बच्चों को मतलब काट लिया बेचारा भाग दौड़ करके, बस। और के धन्यवाद। तो ये अभी आपने विशांत जी के दादाजी को सुना, जिनका साफ साफ कहना है कि भारत सरकार ने जो विशांत जी को, भारत सरकार के द्वारा ही विशांत जी की घर वापसी हुई है। और ये सीधा सीधा धन्यवाद भारत सरकार को यहाँ कर रहे हैं। इस बारे में निशांत जी का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। तो विशांत जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इंडिया में सकुशल वापस लौटे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप वहाँ पर MBBS के किस वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं वहाँ MBBS के 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। तीसरा वर्ष चल रहा है मेरा, तीसरे वर्ष का दूसरा सेमेस्टर। तो आपको पहली बार भारत सरकार के द्वारा कब यह सूचना प्राप्त हुई कि आपको यूक्रेन छोड़ देना है? अगर एम्बेसी की बात करी जाए, जो इंडिया की एम्बेसी यूक्रेन में है, तो उसके द्वारा हमें 20 और 22 फरवरी के अराउंड सूचना मिली कि हमको देश छोड़ देना चाहिए। उसी के हिसाब से फिर बच्चों ने अपने अपने कदम उठाए। किसी ने अपनी टिकट बुक कराई, कोई नहीं जा सकता क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन करने के लिए मना कर दिया था। बोला था कि कुछ नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा, तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी तुम लोग फॉरेनर्स हो तो तुम्हारा क्या ही इस चीज़ से कोई मतलब होगा। तो फिर वहाँ जब 22 तारीख के अराउंड और 24 तारीख के अराउंड वहाँ अगर जब बम्बार्डमेंट हुई, बम गिरे, तो वो लोग सब पैनिक हो गए। वहाँ इधर से उधर भाग रहे हैं। बस उसी के चक्कर में फिर बच्चों को देखना पड़ा कि तुम दूसरे देश में आए हुए हो और यही लोग भाग रहे हैं, तो तुम लोग क्या करोगे। तो सब बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए। उन लोगों से जो बना, उन बच्चों से जो बना, उन्होंने जैसे भी कदम उठाए वो अपने सेफ रहे। हम लोगों ने हम लोगों की सबकी बात होती थी। एक ग्रुप बनाया था हम लोगों ने। जी, तो यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है कि भारत सरकार ने 22 तारीख के आसपास बच्चों को चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन जो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने इनको वहाँ पर रोका और ये आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा, आप यहीं पर रुकें, जिसके कारण बच्चों को आने में देर हो गई और बच्चे वहाँ पर फंस गए। आइए और विस्तृत जानकारी विशांत जी से जानते। तो पहली बार आपने कब असुरक्षित महसूस किया यूक्रेन में? जी, एक्चुअली तब तक 20-22 तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर ये वॉर की कंडीशन बन भी रही थी तो ये बॉर्डर के पास और राजधानी के पास होती हैं। तो हम लोग काफ़ी दूर थे। हम लोग पश्चिमी पार्ट में रहते हैं यूक्रेन के, जो पोलैंड और रोमानिया वगैरह के काफ़ी करीब है। तो जब मेरा दोस्त था, उसकी फ़्लाइट 25 को थी,
25 फरवरी को उसकी फ़्लाइट थी और 26 की मेरी थी, तो 24 को उसे घर से निकलना था। तो 24 को सुबह ही सुबह हमारे वहाँ थोड़ा बम्बार्डमेंट वगैरह हुई, सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो इस बात को देखकर वो अकेला भी था और इस बात को देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो पैसे चले जाएंगे, अगर मैं चला गया और बीच में दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो बेचारा काफ़ी परेशान रहा वो। फिर हम लोगों ने थोड़ा सोच समझ के इधर उधर बात करके थोड़ा कंडीशन से देखा, तो हमने बोला कि तू रहने दे, क्या ही करेगा जाकर, फालतू में दिक्कत हो रही है, फ़्लाइट के पैसे तो वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद लगभग 24 तारीख को हम लोगों को ये थोड़ा पैनिक सा हुआ कि कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि ये जो बम्बार्डमेंट हुई थी ये हमारे शहर के एयरपोर्ट पर हुई थी, लगभग जो हमारे फ्लैट से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग वो देख पा रहे थे, वहाँ से जलती हुई आग और धुआं निकल रहा था और पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म वगैरह बज चुके थे। तो फिर वो कंडीशन इतनी पैनिक हो गई कि सब बच्चे इधर से उधर बस परेशान ही रहे सब। किसी ने घर नहीं बताया, कोई बता रहा है तो कोई रो रहा है। तो इसलिए बच्चे जैसा भी रहा, बच्चों ने अपने हिसाब से अपना मैनेज कर लिया। तो जैसा कि आप अभी लौटे हैं यूक्रेन से, तो आपके अनुसार अभी यूक्रेन में कितने बच्चे और फंसे हुए हैं आपके लौटने तक, कुछ अंदाजा है आपको? जब तक मैं यूक्रेन से लौटा था, एक्चुअली मैं 1-2 दिन पहले निकल चुका था। मेरे जो साथ पढ़ते हैं, हम जितने भी जानने वाले बंदे थे 80-85 के अराउंड, तो हम लोग एक रात पहले निकल चुके थे। जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे निकलने थे, मान लिया हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे 28 फरवरी को निकलने थे, तो हम एक दिन पहले निकल गए उनसे। और रात को ही हम लोगों की संख्या बड़ी कम थी, 80-85, एक बॉर्डर के हिसाब से ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं है। तो 80-85 बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर 80-85 के बाद जब यूनिवर्सिटी के अगले दिन बच्चे आए तो वो लगभग 1000 के अराउंड, और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी आए तो इतनी भीड़ हो गई वहाँ कि बच्चों को निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। क्योंकि वो लोग जो खुद बॉर्डर पर खड़े थे, यूक्रेनियन सोल्जर, वो इतनी भीड़ को देखकर वो खुद परेशान हो गए थे कि एंट्री किसको दें। हालांकि वहाँ ये रूल अच्छा था कि लड़कियों को पहले एंट्री दे रहे थे वो लोग, ताकि लड़कियाँ सेफ रहें। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था ऐसा। तो आप जिस रूट से आए हैं विशांत जी, वो कैसे कैसे आए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि हॉस्टल से कैसे आप बॉर्डर तक पहुँचे, फिर बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ? जी, एक्चुअली जब हम लोग हमारे सिटी में थे तो हम सबको ये पता था कि दिक्कत होगी, तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा, हमें ये इमरजेंसी में कभी भी निकलना पड़ जाएगा। तो सभी ने अपने बैग रख थे। बस स्कूल बैग था सबके पास, उसमें खाने की सामग्री, पानी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बस इससे फालतू कुछ नहीं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया। तो हमने शाम के 6 बजे के अराउंड बस कराई, बस 2 बस कराई बड़ी। उसमें हम लोग 80-85 बंदे थे। हम लोग शाम के वक्त वहाँ से निकले और लगभग 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड हम लोग रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे पहुँच गए। वहाँ फिर देखा कि एंट्री नहीं है, हमसे भी ज़्यादा लोग वहाँ खड़े हैं यूक्रेनियन। हालांकि यूक्रेनियन को एंट्री मिल रही थी, उसकी दिक्कत नहीं थी। तो थोड़ा ये हुआ कि यहाँ वेट करना पड़ सकता है, वहाँ ना कोई जगह है जहाँ हम रुक सके, माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, बच्चे जो जैसे कपड़े पहन के आ गए वो उसे वैसे कपड़े में सर्वाइव करना पड़ेगा, ना कोई दुकान है। बस वहाँ एक पेट्रोल पंप मिला हम लोगों को और एक छोटा सा कैफ़े था जिसमें ऑलरेडी बच्चे भरे हुए थे। तो हम लोग पेट्रोल पंप पर चले गए, वहाँ से 400-500 मीटर दूर अंदर था। तो वहाँ जाकर हम लोगों ने थोड़ा 4-5 घंटे रेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात में वहाँ से एंट्री ली रोमानिया की तरफ। तो रात में तो बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आप सोए नहीं होंगे उस रात? सोने का तो एक्चुअली सारा सोना, नींद उड़ गई थी बच्चों की। और मतलब एक वहाँ जाने के, बॉर्डर पे जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा ये आश्वासन सा मिला कि हाँ अब हम लोग सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ एक दूसरे देश का भी बॉर्डर है। तो ऐसे कोई दूसरे देश के बॉर्डर में के पास भी कोई बम्बार्डमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल देश है दूसरा भी, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके बाद तो हम फिर वहाँ से रात को 3 बजे हम लाइन में लगे थे। जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो लोग रोमानिया वाले, उनके 3 बजे लाइन में लगे हम। और मेरा सुबह 7:30-8 बजे का राउंड नंबर आया और वो 30 मीटर की लाइन थी बस। वहाँ इतनी भीड़ थी और इतना टाइम लग रहा था, इतनी मतलब ठंड थी वहाँ और हवा चल रही थी। बच्चों को सर्वाइव करना बस मुश्किल ही था। मेरे 2-3 बच्चे उल्टे चले गए वो इस कंडीशन को देख के। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हो चुकी थी वहाँ, क्योंकि वो इस चीज़ को झेल नहीं पाए। नहीं, वो कहाँ चले गए थे जो आपके साथ छात्र? हाँ, वो मेरे जो साथ थे वो उल्टा अपने हमारे शहर चले गए और अपने फ्लैट में जाकर रहने लगे। और जैसे भी कोई कंडीशन या कोई फेवरेबल कंडीशन उनके हिसाब से बनती है तो वो लोग उसको देखकर वो अपने ज़रूर कदम उठाएंगे।
तो एक भारत सरकार ने कहा था कि जब भारतीय छात्र निकले वहाँ पर बॉर्डर के लिए निकले, एयरपोर्ट के लिए निकले, तो वो भारत का झंडा साथ में लगा लें। तो क्या आपने वो झंडा लगाया था? हम लोगों ने वो झंडा लगाया था। हमारी 2 बस थी, तो हम लोगों ने दोनों पर ही अपना भारत का झंडा लगाया था बाहर, मेन उस पर जो मेन मिरर होता है ड्राइवर के साइड में, वहाँ। तो जैसा आपने बस के सामने झंडा लगाया, तो क्या उसका कोई लाभ आपको कहीं पर कुछ उसका सेफ्टी उस झंडे से आपको महसूस हुई? जी, दरअसल बात ये है कि हम लोग थोड़ा पोलैंड के और इन बॉर्डर्स के बिल्कुल पास रहते हैं। सिर्फ हमारी ही सिटी है जो इनके इतने पास है, 2-1 सिटी और है, लेकिन हमारी पास है। तो बीच में कोई ऐसी बाधा नहीं थी कि हमें कोई ऐसी लीगल जगह पार करनी है जहाँ थोड़ी चेक इन वगैरह ज़्यादा हो। हालांकि रोक टोक कुछ नहीं हुई, लेकिन एक थोड़ा मन को शांति देने वाला काम है, और हो भी रहा था उसका। अगर कहीं दूर से आ रहे हो आप, तो आपको सोल्जर देखकर कोई दिक्कत नहीं है। आप यूक्रेनियन सोल्जर तुमसे कोई बात करना चाह रहे हैं या रशियन, तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। वो ऐसे ही पार कर देने जा रहे थे बच्चों को। तो यहाँ पर जो एक बात भारत सरकार के द्वारा कही गई कि जो भी छात्र हॉस्टल से चलें, एयरपोर्ट की तरफ चलें या बॉर्डर की तरफ चलें या रेलवे स्टेशन की तरफ चलें, तो वो अपनी गाड़ी पर या हाथों में झंडा रखें। तो विशांत जी ने यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि उस चीज़ का एक हल्का फर्क इनको मानसिक रूप से ज़रूर इनको मजबूती मिली। हालांकि जिस बस से ये जा रहे थे वहाँ पर उस एरिया में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे इनको झंडे या उसमें इस प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई सुरक्षा की। लेकिन एक मानसिक रूप से इन्होंने कहा है, मानसिक रूप से मजबूती भारतीय छात्रों को वहाँ पर ज़रूर मिली कि हमारे साथ तिरंगा झंडा चल रहा है। आइए आगे बात जारी रखते हैं विशांत जी से। तो विशांत जी, जैसा आप यूक्रेन से लौटे हैं, कब लौटे हैं? मैं यूक्रेन से 3 दिन पहले लौटा हूँ। तो 3 दिन पहले आप लौटे हैं, तो क्या अभी आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जी, मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा मौसम चेंज होता है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो अभी बच्चे, जो भारतीय बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे निकल चुके हैं उनकी कोई चिंता और फिक्र ना कर जो बच्चे वॉर जोन में फंसे हुए हैं, यानी कि जहाँ रशिया का कब्जा हो चुका है और बच्चे वहाँ बंकर्स में रह रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर और अप्रोप्रिएट खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो लोग जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें पता चला कि उन्हें 50 ग्रेविन की जो बोतल होती है वहाँ जूस की, वो उन्हें 200 ग्रेविन में मिल रही है। तो उन बच्चों को पहले जल्दी निकाला जाए। जो बॉर्डर के इस पार इस तरफ हैं कि पोलैंड की तरफ, इन बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप भी आ सकते हैं। लेकिन जो पूर्वी दिशा के जो बच्चे हैं, खार्किव, सूमी और ओडेशा, कीव नहीं, इनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। मेरा तो सरकार से ये कहना है। जी धन्यवाद। तो ये अभी आपने सुना विशांत जी को, जिन्होंने साफ साफ कहा जो बच्चे वहाँ पर हैं अब उन पर फोकस होना चाहिए, और फोकस में यह होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, अब जो चीज़ें सामान्य रूप से मिलती थी वो कई गुना ज़्यादा कीमत में हो गई है। यानी ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि उन पर अब जो है पैसा या तो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई इतनी हो गई है। तो जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को वायुसेना को भेजकर अपने देश वापस लाया जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं, जैसा कि हमने विशांत जी को सुना, कि ये भारत सरकार का एक अच्छा प्रयास है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशांत जी के चाचा जी, आइए उनसे जानते हैं। जी आपका नाम? सचिन धामा। तो धामा जी, जैसा कि विशांत वहाँ पर फंस गया था, तो उस समय तो बहुत बुरी स्थिति हो गई होगी, मानसिक रूप से आप लगातार परेशान चल रहे होंगे। हाँ जी, जैसे अभी हमें बताता था वीडियो कॉल पे, हमें फ़ोन पे भी करके बताता था, तो वहाँ की स्थिति दिखाई तो हम भी काफ़ी डर गए थे। अपना बच्चा है, बाहर है, कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर जैसे स्थिति सही हुई, इसने बताया कि मैं बॉर्डर पर आ गया हूँ, तो हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, और जब एयरपोर्ट पे अपने यहाँ गया तो फिर तो पूछो ही मत, हमें तो फिर यहाँ लड्डू मिठाई बांटते हैं। कह रहे हैं विशांत के चाचा जी की लड्डू और मिठाई भी बटी हैं, और बटनी भी चाहिए, क्योंकि घर का चिराग है, घर का लाल है। और जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ, कितने बच्चे फंसे हुए हैं देख लो, तो खुशी तो होती है। तो जैसा कि
विशांत जी आज घर वापसी हो गई है विशांत जी की, तो इसमें आप सरकार का क्या रोल मानकर चल रहे हैं? देखो जी, हमने न्यूज़ पे भी देखा और खुद इसने विशांत ने भी बताया, सरकार ने काफ़ी जो है मदद की है। एम्बेसी वहीं थी, खाने पीने का भी, आने का भी, तो सरकार का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी और सरकार का भी। जी, आपका नाम? जी गौरव धामा। तो गौरव धामा जी, जैसा कि विशांत सामने बैठे हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई अपना ठीक ठाक सही सलामत वहाँ से वापस आ गया। और जैसे वहाँ सुना है, डर तो रही है कि वहाँ पे किसी लड़के के साथ हादसा भी हुआ है बेचारा। कर्नाटक का एक लड़का है, वो एक्सपायर हो गया। तो मतलब इस तरह की खबर जब सुनते हैं तो भाई दिल दहल जाता है। अपना बच्चा घर आ गया, इससे बड़ी कोई हमारे लिए बात नहीं है। और हम सरकार का और अपने मोदी जी का, सभी का इतना मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास सही सलामत आ गया। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हमारे परिवार में भी सभी लोग जो है ना, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, हमारे गांव तक जो भी है, क्षेत्र में भी। और ये सब उन्हीं की बदौलत है कि हाँ, बच्चा सही सलामत ठीक आ गया वापस। तो ये आपने सुना विशांत के चाचा जी और भाई को, उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर आज विशांत वापस आया है तो निश्चित रूप से उसमें भारत सरकार की जो अच्छी पहल है, जो महत्व है, यदि भारत सरकार इसमें सख्ती से काम नहीं लेती या पूरी रुचि के साथ इस कार्य में नहीं जुटती तो स्थिति कुछ और ही होती। और अब इनका कहना है कि बाकी बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल लिया जाए। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर। अब जल्दी ही मैं यूक्रेन से आए किसी अन्य छात्र के घर आपको ले चलूँगा और जो ग्राउंड जीरो, यूक्रेन में जो ग्राउंड जीरो पर जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनको आपसे रूबरू कराऊंगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।